पहले सबसे पहले बात आती है कि हमें जर्नल्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, और उससे पहले जानते हैं कि यूजीसी केयर जर्नल्स क्या था। ठीक है, तो 2018 में ये पब्लिकेशन वाला सिस्टम, मतलब पब्लिक जर्नल्स पहले से है, बट कुछ ऐसे जर्नल्स थे जिनको इसके लिस्ट में रखा गया था कि हम डिसेंट्रलाइजेशन। हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेटफ्लिक्स, a perfect destination for UGC NET JRF exam. If you are new to the channel, this is the brief introduction about me. Hello everyone, today we will talk about the why UGC scrapped its list of UGC care journals, right? So इसमें हम बात करेंगे, सबसे पहले बात आती है कि हमें जर्नल्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, और उससे पहले जानते हैं कि यूजीसी केयर जर्नल्स क्या था। ठीक है, तो पहले जानते हैं जर्नल्स। तो जर्नल्स क्या होता है कि जब आप रिसर्च करते हैं तो नई फाइंडिंग जो आप पाते हैं उसको आपको जर्नल्स में पब्लिश करना पड़ता है। तो जर्नल्स बहुत तरह के होते हैं। तो यूजीसी ने टीचर्स एंड प्रोफेसर्स और जो भी रिसर्चर्स हैं उनकी सुविधा के लिए केयर लिस्ट बनाया था 2018 में। ठीक है, केयर का मतलब होता है कंसोर्टियम फॉर एकेडमिक एंड रिसर्च एथिक्स। ठीक है, तो 2018 में बनाया गया था। इसमें लगभग 800 और 900 के करीब जर्नल्स होते हैं जो यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आपको अपना जो आपने रिसर्च किया है वो आपको पब्लिश करना होता है। ठीक है, 2018 में ये पब्लिकेशन वाला सिस्टम, मतलब पब्लिक जर्नल्स पहले से है, बट कुछ ऐसे जर्नल्स थे जिनको इसके लिस्ट में रखा गया था। उसका रीजन था कि अब जैसे यूजीसी केयर जर्नल्स है, यू आर ए प्रोफेसर, यू आर रिसर्चर, यू आर एनीवन हु इज डूइंग रिसर्च एंड आपको पब्लिश करना है, तब आपको बस यूजीसी केयर में जाना है कि अपने सब्जेक्ट और एरिया के अनुसार आप उसमें पब्लिश करा सकते थे। दैट वाज इजी फॉर अ प्रोफेसर और अ रिसर्चर। ऐसे तरह बहुत सारे होते हैं, जैसे आप इंटरनेशनल जर्नल्स में बहुत सारे जर्नल्स होते हैं, एबीडीसी जर्नल्स आता है, स्कोपस जर्नल्स आता है। तो उसी में आपका यूजीसी केयर लिस्ट का जर्नल था जो कि स्टार्ट हुआ था 2018 में। ठीक है, अब क्या है कि एम्ड टू टैकल प्रेडेटरी जर्नल्स। ये जर्नल्स क्या थे, आप बोल सकते हैं कि वो फर्जी टाइप का जर्नल्स था। इस सब को टैकल करने के लिए यूजीसी ने 2018 में आपका यूजीसी केयर जर्नल्स डाला था। ठीक है, प्रेडेटरी जर्नल चार्जेस फी बट लाइक पीयर रिव्यू, तब उसमें आपके रिसर्च का क्वालिटी खराब होता है, उसमें कोई ऐसा रिव्यू वगैरह होता नहीं था। यूजीसी रिप्लेसिंग इट विद द डिसेंट्रलाइज सिस्टम। अब क्या है कि ये एक सेंट्रलाइज सिस्टम हो गया यूजीसी केयर, तो इसको डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ मूव करने के लिए यूजीसी ने ये वाला सिस्टम लाया है। तो आप समझते हैं कि जर्नल्स होता क्या है। तो पहले मान लीजिए आप यू आर ए प्रोफेसर, राइट। सो आप क्या होता है, प्रोफेसर का काम होता है टू इम्पार्ट द नॉलेज टू द स्टूडेंट। बट ये नॉलेज जो आप इम्पार्ट कर रहे हो, ये नॉलेज आपको कहीं ना कहीं से डिराइव हो रहा है। टू डिराइव दैट नॉलेज, टू फाइंड दैट नॉलेज, वी हैव टू डू रिसर्च। ठीक है, तो जब आप रिसर्च करते हो तब आप क्या होता है, यू विल फाइंड ए न्यू नॉलेज। तो एज ए प्रोफेसर इट इज अंडरस्टूड दैट यू विल find the new knowledge by research and you will impart that discovery to the new generation or to the students। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपने कुछ रिसर्च किया एनी टॉपिक एनी एरिया में और सब्जेक्ट्स में, और आपको कुछ फाइंडिंग्स आई, तो आप उसको क्या करोगे, पब्लिश करोगे। तब आपका वो लोगों को पता चलेगा कि आपने कुछ रिसर्च किया। आप देखते होंगे कि हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू में कुछ आ गया या MIT के जर्नल्स में कुछ आ गया साइंस का रिलेटेड, है ना। तो इस तरह से आप न्यूज़ में भी पढ़ते हैं कि कुछ जर्नल्स जो साइंटिफिक, जैसे बायोमेडिकल जर्नल्स होता है, मेडिसिन के जर्नल्स होते हैं, उसमें दवाओं के बारे में आपका आता रहा। तो ये सारा यूजीसी केयर का इंट्रोडक्शन था हमारे लिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि व्हाट आर द प्रेडेटरी जर्नल्स। So what are predatory journals? So journals that publish research for a fee without proper review. तो अब ऐसे जर्नल्स होते हैं जिसमें क्या होता है कि आपको फी देना पड़ता है। तो यू हैव टू पे 5K 10K और डिपेंडिंग अपॉन द जर्नल्स, वो आपसे पैसे चार्ज करेंगे। यू डोंट हैव टू राइट एनीथिंग, दे विल पब्लिश ऑन बिहाफ ऑफ यू। तो ऐसे रिसर्च का तो कोई मतलब है नहीं। एनीबडी XYG इज रनिंग ए रेस्टोरेंट और राइडिंग ए रिक्शा विल गिव मनी एंड हैव सम रिसर्च पेपर ऑन हिज नेम। तो ये तो एक गलत बात है। तो ये सब चीजें आ रही थी। लैक एकेडमिक इंटीग्रिटी एंड रिड्यूस रिसर्च क्वालिटी। अब मान लीजिए कि हमारा जो पेपर है, मान लीजिए मैं मैनेजमेंट पढ़ाता हूँ या मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा, अगर मैंने पैसे दे के पब्लिश करा दिया, आपको दिखाया कि मेरे इतने पेपर पब्लिश्ड हैं, तो क्या जरूरत क्यों होती थी पब्लिशन की? क्योंकि आपका जो प्रोफेसरशिप जो होता है, व्हेन यू अप्लाई फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एट इंस्टीट्यूट, तो आपका API स्कोर चेक होता है। ठीक है, तो आपने API के बारे में जानते होंगे। जो API स्कोर होता है उसमें आपके हर जर्नल्स के 2 मार्क्स होते हैं। तो ऐसे आपके 10 मार्क्स टोटल मैक्सिमम मिलेंगे। तो अगर आप 5 जर्नल्स आपने पब्लिश किया हुआ है तो आपको 10 मार्क्स वहां पे मिल जाएंगे। तो इसलिए लोग क्या करते थे, ये पीयर रिव्यूड में प्रेडेटरी जर्नल्स में आपके
फी के थ्रू वो कर लेते हैं। अब करें थ्राइव ड्यू टू द हाई डिमांड ऑफ पब्लिकेशन इन एकेडमिया। तो जैसे हमने बोला कि यू आर अप्लाइंग फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, यू नीड 10 API पॉइंट्स। तो अब आपको रिसर्च करने का टाइम नहीं मिल रहा है, तो आपने क्या किया, पैसे दिए और 5 पेपर पब्लिश करा दिए UGC केयर लिस्ट में। अब आपके 5 पेपर हो गए, मैक्सिमम आपको 10 मार्क्स ही मिलना था, तो आपको 10 मार्क्स वहां से मिल गए। समबडी इज पब्लिशिंग 12 पेपर, सो उसको ऐसा नहीं कि 12 into 2 दैट इज 24 मिलेगा, ऐसा नहीं है, मैक्सिमम आपको 10 मिलेगा। समबडी हैज पब्लिश्ड ओनली 2 पेपर, तो उसको कितने मार्क्स मिलेंगे, ऑन दैट API स्कोर फॉर द पब्लिकेशन he or she will get 4 मार्क्स। मैक्सिमम आपको 10 मार्क्स मिलेगा, तो 5 मैक्सिमम आपका काउंट किया जाएगा, ठीक है। तो ये बात थी। अब कह रहा है व्हाई डिड UGC सेट अप केयर। तो पहले ही मैंने आपको बताया था कंसोर्टियम फॉर एकेडमिक एंड रिसर्च थे, तो ये नाम है, ठीक है। अच्छा लग रहा था केयर सुनने में, तो सुनने में भी, और इसका ये फुल फॉर्म है। तो फैकल्टी प्रमोशन एंड फंडिंग डिपेंड ऑन द पब्लिकेशन। तो अब जैसे अभी हमने बताया कि टू एंटर इनटू द एकेडमिया, टू join as assistant professor, you need API score and API score will give you 10 marks on behalf of your publication। तो ये एक चीज था। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए हैं, उसके बाद आपको बनना है एसोसिएट प्रोफेसर आफ्टर 7 ईयर, तो यू नीड अदर पब्लिकेशंस, तो उसमें भी आपको पब्लिकेशन का नीड पड़ेगा। देन एसोसिएट से आपको प्रोफेसर बनना है, देन यू आल्सो नीड द पब्लिकेशन। तो ये सब चीजें थी प्रमोशन से रिलेटेड। और फंडिंग, तो आपके ज्यादा पब्लिकेशन है तो इंस्टीट्यूट का, तो फंडिंग इंस्टीट्यूट को ज्यादा मिलेगा, इस टाइप का कुछ है। तो इसलिए ये वाला जो था कॉलेज के प्रोफेसर करेंगे, तो वो हमारे भी कॉलेज में था कि आपको हर सेमेस्टर यू हैव टू पब्लिश 1 पेपर ऑन बिहाफ ऑफ यू, ठीक है। तो हमने भी पब्लिश किया, हर बार करना पड़ता है, तो ये मैंडेटरी था, ठीक है। लो क्वालिटी जर्नल्स हार्म्ड इंडियाज एकेडमिक रेपुटेशन। अब क्या है कि जर्नल्स अगर UGC ने अगर बता रखा है कि दिस जर्नल्स आर द UGC केयर लिस्ट, तो एज ए रिसर्चर, एज ए प्रोफेसर, एज ए इंडिविजुअल, आई नीड नॉट टू बी वरी, ठीक है। तो वो एक अच्छी बात थी कि चलो वहां पे हमें पब्लिश करना होगा। UGC केयर में आप कर रहे हैं, बट कुछ इंस्टीट्यूशन अपना सजेशन करते थे कि दिस पर्टिकुलर जर्नल्स इज ओनली एप्लीकेबल फॉर योर पब्लिकेशन, ठीक है। यू कैन ओनली अप्लाई, यू कैन ओनली पब्लिश इन दिस जर्नल्स, ठीक है ना। उसके बाद UCM टू इंश्योर रिसर्च क्रेडिबिलिटी। तो रिसर्च क्रेडिबिलिटी, जैसे कि आपने रिव्यू हुआ है, तो वो आपका रिसर्च क्रेडिबिलिटी में आ ही जाएगा। वाई UGC स्क्रैपिंग केयर। अब बात है कि जब 2018 में इतने सारे बेनिफिट थे, तो इसको क्यों कर रहा है स्क्रैप। तो इसका रीजन क्या है, ट्रांसपेरेंसी इशू, नो क्लियर प्रोसेसिंग फॉर जर्नल सिलेक्शन। अब जर्नल्स के सिलेक्शन के लिए कोई वो है नहीं, सो व्हाई UGC स्क्रैपिंग केयर। सो ट्रांसपेरेंसी इशू एक था कि नो क्लियर प्रोसेस ऑफ जर्नल सिलेक्शन। तो मान लीजिए 900 सिलेक्शन है आपके जर्नल्स में इस साल, हर बार लिस्ट अपडेट होता है, तो लेट्स से 1000 जर्नल्स वेयर इन द UGC केयर लिस्ट। तो ऐसा कोई ट्रांसपेरेंट प्रोसेस नहीं था कि कौन सा जर्नल्स उस लिस्ट में आएगा और कौन सा जर्नल्स उस लिस्ट में नहीं आएगा। तो ये एक बड़ा समस्या था ट्रांसपेरेंसी का। सडन रिमूवल। अब मान लीजिए कोई आपने केयर लिस्ट में कोई जर्नल्स है, ऐसे 4-5 जर्नल्स है जो लिस्ट से बाहर हो गए, तो ये एक बहुत बड़ा समस्या था कि यू आर eyeing for particular journal for to publish your paper, but now the journals has been omitted from the list। तो ये एक प्रॉब्लम था आपके लिए एज ए रिसर्चर और एज ए फैकल्टी, ठीक है। लो इंक्लूजन। अब बहुत जो हाई क्वालिटी जर्नल्स थे उनका इंक्लूजन करने में डिले हो रहा था, क्योंकि ये सेंट्रलाइज प्रोसेस था। तो सेंट्रलाइज प्रोसेस में आपको पता ही है, हम आगे पढ़ेंगे मैनेजमेंट में, कि सेंट्रलाइज प्रोसेस में आपका ये डिले हो जाता है प्रोसेस, ठीक है। सब कुछ अगर सेंट्रल से होगा तो वो डिले प्रोसेस करेगा, तो ये एक डिले का था। अगर आप ये सब जानना चाहते हैं कि सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज प्रोसेस क्या होता है, तो आप हमारे मैनेजमेंट के क्लासेस में आ सकते हैं। आपको मैनेजमेंट के क्लास चैनल के मैनेजमेंट सेक्शन के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। मैं धीरे धीरे सारे टॉपिक्स के वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो आप वहां जाके भी देख सकते हैं। इसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, ताकि आप फ्यूचर में आने वाले जितने भी वीडियो है आप उसको देख सकते हैं। फिर कह रहा है कि प्रेडिटरी जर्नल्स सम स्टिल मेड इट टू द लिस्ट। अब कह रहा है कि UGC केयर ने 2018 में बनाया था कि भाई प्रेडिटरी जर्नल्स को बाहर करना है, तो स्टिल द प्रेडिटरी जर्नल्स आर इंक्लूडेड इन द लिस्ट समहाउ। तो वो एक प्रॉब्लम था। फिर है अंडर प्रेजेंटेशन। चौथी बात है अंडर रिप्रेजेंटेशन। सो इंडियन लैंग्वेज के जर्नल्स और नॉन स्टेम जर्नल्स। स्टेम क्या होता है, साइंस, टेक, इंजीनियरिंग और मैथ्स। तो इन सब के अलावा जो जर्नल्स थे ह्यूमैनिटीज के और लैंग्वेज के, उनका रिप्रेजेंटेशन बहुत कम था। इट इज वन ऑफ द प्रॉब्लम। व्हाट इज न्यू डिसेंट्रलाइज सिस्टम। अब जो नया डिसेंट्रलाइज सिस्टम होगा वो क्या होगा, तो इंस्टीट्यूशंस विल इवैल्यूएट जर्नल्स देमसेल्फ। तो अब इसमें क्या होगा कि इंस्टीट्यूशन को अपना जर्नल्स खुद सिलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन से जर्नल्स में उनके फैकल्टी और उनके जो स्कॉलर्स हैं दे विल पब्लिश इन विच ऑफ द पर्टिकुलर जर्नल। तो अगर हम बात करें जैसे JNU, ठीक है, तो JNU का अपना एक कमेटी है जो डिसाइड करती है कि विच जर्नल्स द फैकल्टी एंड द स्टाफ एंड द स्टूडेंट्स विल और द स्कॉलर्स विल पब्लिश दिया। कमेटी बनानी पड़ेगी और वो डिसाइड करेंगे कि उनके लिए कौन सा जर्नल। तो मान लीजिए कोई सिर्फ इंजीनियरिंग कॉलेज है, तो दे विल सिलेक्ट अबाउट द स्टेम जर्नल्स। अगर कोई सिर्फ लिंग्विस्टिक कॉलेज है जहाँ पे सिर्फ लैंग्वेज की पढ़ाई होती है, तो दे कैन चूज फॉर लिंग्विस्टिक जर्नल, जो लैंग्वेज के बारे में जिसके में पब्लिकेशन होता है, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन द नीड एंड द रिक्वायरमेंट और द सब्जेक्ट इन द कॉलेज और यूनिवर्सिटी, UGC प्रोवाइड सजेस्टिव पैरामीटर्स। अभी तक पैरामीटर्स आया नहीं, इसने फीडबैक मांगा है UGC ने, तो फीडबैक के अकॉर्डिंग UGC अपना पैरामीटर रिलीज करेगा अपने वेबसाइट पे, तो
तो उसके अकॉर्डिंग यूनिवर्सिटीज को फॉलो करना पड़ेगा। की गोल्स क्या है? एकेडमिक फ्रीडम एंड अकाउंटेबिलिटी। अब एकेडमिक फ्रीडम होना चाहिए, जो आपने यूनिवर्सिटीज है बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसके पास वो सारा कुछ होता है कि वो थोड़ा अपना डिसीजन खुद ले सके। तो इसलिए क्या है कि यूनिवर्सिटीज को ये फ्रीडम और अकाउंटेबिलिटी, तो जब फ्रीडम मिलेगी तो अकाउंटेबिलिटी भी लेनी पड़ेगी। नाउ यूजीसी सजेस्टेड पैरामीटर क्या है? एडिटोरियल एंड पीयर रिव्यू प्रोसेस। तो जैसे कि मैंने बताया कि जेएनयू का अपना एडिटोरियल बोर्ड है, तो अभी सारे यूनिवर्सिटीज को अपना एडिटोरियल बोर्ड डेवलप करना पड़ेगा, मतलब क्रिएट करना पड़ेगा, एस्टैब्लिश करना पड़ेगा और पीयर रिव्यू प्रोसेस से जाना पड़ेगा। सो दैट, तो उसमें क्या होगा कि जब आप कोई भी सिलेक्शन कर रहे हैं तो उस जर्नल्स में पीयर रिव्यूड प्रोसेस होता है या नहीं होता है, तो वो एडिटोरियल बोर्ड ऑफ द इंस्टीट्यूशन विल डिसाइड बेस्ड ऑन द पीयर रिव्यूड इज अवेलेबल इन द इज देयर इन द जर्नल्स और नॉट। ठीक है। रेपुटेशंस एंड एक्सपर्टीज ऑफ एडिटोरियल बोर्ड। अब एडिटोरियल बोर्ड का एक्सपर्टीज कितना है, तो ये धीरे धीरे इंप्रूव होगा, बट मुझे नहीं लगता है कि यूनिवर्सिटीज में ऐसे विद्वान लोग होते हैं। अगर यूनिवर्सिटी चाहे तो एक्सपर्टीज की कमी नहीं होगी इनके एडिटोरियल बोर्ड में। तो ये हो सकता है, हाँ, कुछ स्टेट यूनिवर्सिटी के साथ प्रॉब्लम हो सकता है, बट दे कैन आउटसोर्स और दे कैन कोलैबोरेट विद द अदर बिग इंस्टीट्यूशंस फॉर द इनिशियल फेज, आई कैन से, मतलब अकॉर्डिंग टू मी। प्लेगरिज्म एंड साइटेशन प्रैक्टिसेस। अब प्लेगरिज्म एक बहुत बड़ा समस्या है कि आपने कुछ रिसर्च किया, उसमें मालूम चल रहा है कि आपका 80% कंटेंट इज फ्रॉम समवेयर एल्स। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम है। तो ये वाला चीज आपको देखना पड़ेगा, जो एडिटोरियल बोर्ड है यूनिवर्सिटी की, उनको देखना पड़ेगा। इंडेक्सिंग एंड इंटरनेशनल रिकॉग्निशन। सो इंडेक्सिंग कैसा है किसी जर्नल्स का, इंटरनेशनल रिकॉग्निशन कैसा है, तो ये सब भी आपको मतलब इंस्टीट्यूशंस को ख्याल रखना पड़ेगा। अब क्या इसके बारे में कंसर्न क्या है चेंज के बारे में, तो क्या है? नो सेंट्रल ओवरसाइट। अब जैसे सेंट्रलाइजेशन को डिसेंट्रलाइजेशन किया जा रहा है, तो सेंट्रल ओवरसाइट नहीं होगा तो रिस्क ऑफ प्रेडेटरी जर्नल्स इंक्रीजिंग। तो हो सकता है कि कॉलेज लेवल पे जब ये हो तो कॉलेज लेवल पे प्रेडेटरी जर्नल्स के इंक्लूजन का एक खतरा बना रहेगा। तो ये एक प्रॉब्लम मतलब कंसर्न है अबाउट द चेंज। सेकंड इज द बर्डन ऑन द इंस्टीट्यूशन। अब हो सकता है कि सब जेएनयू नहीं हो, सब डीयू नहीं हो, सबके पास रिसोर्सेज की कमी हो, ह्यूमन रिसोर्स की कमी हो। ऐसे ही बहुत सारे कॉलेजेस में क्या हो रहा है कि आपका जो सीट है प्रोफेसर के वो कम है ना, मतलब सीट ज्यादा है बट वैकेंसी बहुत। लेट्स से देयर आर 200 सीट, तो ओनली 60 प्रोफेसर आर देयर और स्टाफ इज देयर, टीचिंग स्टाफ। तो मान लीजिए 200 स्टाफ है, उसमें 60 स्टाफ है ऑलरेडी, तो देयर इज ए स्टाफ क्रंच इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, वेदर इट इज सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस और जेएनयू और डीयू और एनी अदर इंस्टीट्यूशन और स्टेट यूनिवर्सिटीज। तो सब में ये प्रॉब्लम है। तो वहां पे बर्डन ऑफ इंस्टीट्यूशन एक सकता है कि कुछ उनके पैनल में कुछ प्रोफेसर को काम मिल सकता है, तो ये दूसरा कंसर्न है। रेपुटेशन ऑफ स्टेट। इंस्टीट्यूशन मस्ट मेंटेन क्वालिटी। अब इंस्टीट्यूशन को क्वालिटी मेंटेन करने के लिए फिर वही वाली बात है कि आपके पास जितने कमिटी में होंगे, जितने रिसर्च एक्सपर्टाइज होगा, जितना बुद्धिमान लोग होंगे, उतना ज्यादा आपके क्वालिटी चेक हो सकता है। अब इम्पैक्ट क्या होगा हायर एजुकेशन पे? मोर फ्रीडम फॉर द इंस्टीट्यूशन। अब इंस्टीट्यूशन के पास थोड़ा फ्रीडम होता है, जैसे आपके साथ भी फ्रीडम होता है तो आपकी अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ जाती है। जब किसी ह्यूमन को भी फ्रीडम दिया जाता है तो उसका ग्रोथ बढ़ जाता है, मे बी इन पॉजिटिव और नेगेटिव सेंस। तो वो तो देखने वाली बात है कि इंस्टीट्यूशन कैसे किसी भी चीज को इंप्लीमेंट करता है। हो सकता है ये पॉजिटिव इंपैक्ट करे, ये टोटली डिपेंड ऑन द लीडरशिप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, लाइक प्रो वीसी ऑफ द यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के प्रिंसिपल हैं, उन पे डिपेंड करता है। कैरियर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एक्सेस जर्नल क्वालिटी। ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एक्सेस जर्नल क्वालिटी। अब क्या है कि आपको फ्रीडम दिया गया है, तो इट्स टोटली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और द यूनिवर्सिटीज टू एक्सेस द क्वालिटी जर्नल, तो ये उन पे आ जाएगा। रिस्क ऑफ एकेडमिक डायलूशन इफ चेक्स आर नॉट इन्फोर्स। तो जो चेक्स, जो मेजर्स दिए जाएंगे, सजेस्टिव मेजर्स, अगर वो फॉलो नहीं किया जा रहा है तो उसका अगर चेक नहीं किया जाएगा तो फिर वो आपका एकेडमिक डायलूशन की तरफ जा सकता है। तो ये एक मेजर कंसर्न हो सकता है। अब कंक्लूजन पे आते हैं, तो बात क्या है कि यूजीसी मूव अलाइन विद द एनईपी 2020। तो एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में बोला गया है कि हम डिसेंट्रलाइजेशन करेंगे। डिसेंट्रलाइजेशन में हम यूनिवर्सिटी को ज्यादा ऑटोनॉमी देना चाहते हैं, तो इसके कदम पे ये हम चल रहे हैं। इंस्टीट्यूशन में टेक क्वालिटी कंट्रोल सीरियसली। अब इंस्टीट्यूशन को लेना पड़ेगा क्वालिटी कंट्रोल। अब इसके लिए यूजीसी क्या देन रिगरस इम्प्लीमेंटेशन एंड अकाउंटेबिलिटी। इम्प्लीमेंटेशन के लिए यूजीसी को आगे आना पड़ेगा कि कौन सा कॉलेज, कौन सा इंस्टीट्यूशन दे आर अप्लाइंग द ऑल मेजर्स और नॉट, और अकाउंटेबिलिटी आपको लेनी पड़ेगी। ये सारा का कंक्लूजन है टुडे डिस्कशन का। थैंक यू फॉर वाचिंग, हैव अ नाइस डे। You'll find a number of playlists here designed to aid in your preparation. The first 3 playlists are for all subjects, while the rest are tailored for paper 2 for specific subjects. Feel free to take a look and don't forget to like, share and comment on the videos. Also, remember to follow our social media pages for the latest updates and make sure to hit the subscribe button. Your support means a lot to us at Netflix. We hope you continue to enjoy our content and find it useful for your UGC NET JRF exam preparation. Wishing you a fantastic day ahead.